ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा सर? कि स्प्रिंग एओपी क्या होता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अलग है। अलग इन द सेंस टेक्निकलिटी वाइज अलग तो है, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है, हम उसको इग्नोर करेंगे, नहीं सर। उसके साथ साथ हम रखेंगे एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग करने का एक ऐसा मेथोडोलॉजी, एक ऐसा तरीका है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बना हुआ है। होता क्या है कि हम अपने ऐप में प्राइमरी लॉजिक और सेकेंडरी लॉजिक अलग अलग लिखते हैं बॉस। प्राइमरी लॉजिक कहने का मतलब होता है कि कोर लॉजिक्स दैट आर मिनिमम एंड मैंडेटरी टू डू एनी टास्क और एक्टिविटी इन योर एप्लीकेशन। जैसे अगर आप एक कोई फूड डिलीवरी सर्विस बना रहे हैं, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फूड डिलीवरी में मेन्यू दिखाना, रेस्टोरेंट दिखाना, ऑर्डर एक्सेप्ट करना, ओके, शेड्यूलिंग ऑर्डर करना, ये सब चीजें ना उसके कोर रिक्वायरमेंट्स है, कोर फीचर्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लॉजिक्स। इसके कोड्स जो होंगे, इसके लॉजिक जो आप लिखोगे वो प्राइमरी होंगे। अब उसमें लॉग इन करना, ओटीपी वेरीफाई करना, पेमेंट करना, दे आर सेकेंडरी लॉजिक्स। राइट ना बॉस? सो सेकेंडरी लॉजिक और प्राइमरी लॉजिक को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, एओपी से क्या कहते हैं कि सुनो, प्राइमरी लॉजिक में अलग लिखूंगा और सेकेंडरी लॉजिक में अलग लिखूंगा, ताकि मिक्सअप ना हो कोड, ताकि हमें ये दिक्कत ना हो। राइट? ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी रिड्यूस होगा, डिबगिंग वेरी टफ हो जाता है जब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो। तो इन सब का फायदा आपको दिख रहा होगा। राइट? अब देखिए इसमें, ओके, तो अब इसमें क्या है कि हम प्राइमरी लॉजिक्स को अलग लिखते हैं, सेकेंडरी लॉजिक को अलग लिखते हैं, और रन टाइम पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लॉजिक को मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा प्राइमरी लॉजिक भी काम करे और सेकेंडरी लॉजिक भी काम करे एज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है सर? तो ये हुआ। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है? बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो एक एक करके हम उन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक, जैसे ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ बनाया था एक कोड ना। दिस इज आवर कोड, कॉपी दिस, पेस्ट इट। देखिए यहाँ आराम से समझेंगे अब। तो अब हमारे पास ये सेकेंडरी लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक जब हम एक ही में लिख रहे थे अभी तक, ठीक है, तो जो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, सिर्फ प्राइमरी लॉजिक रखिए, सेकेंडरी लॉजिक हटा दीजिए। राइट ना? यहां से ये आपने सेकेंडरी लॉजिक हटाया, इसका मेन जो प्राइमरी लॉजिक था बस वही रहने दिया। ठीक है? अपने मेथड से हटाया, एक ही मेथड में आपने मिक्स एंड ये क्लमजी नहीं बनाया कोड को, सेकेंडरी लॉजिक हटाया, सिर्फ प्राइमरी लॉजिक इज देयर नाउ। फाइन, दिस इज हियर, लिटिल अबव, थोड़ा और ऊपर, एंड देन हियर। फाइन। अब देखिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारे सेकेंडरी लॉजिक हैं उनके लिए अलग अलग क्लासेस बनाएंगे। लेट से आपने बनाया एक सिक्योरिटी के लिए। ठीक है सर? क्या लिखा? पब्लिक क्लास प्रोजेक्ट सिक्योरिटी। ठीक है? अब इसमें कुछ कोड आपने लिखा। ओके, ये सिक्योरिटी के लिए हुआ। फाइन। एक सेकेंडरी लॉजिक ये हुआ। ठीक है सर? उसके बाद आपने फिर से लिखा एक अलग क्लास जो लॉगिंग के लिए हुआ, पब्लिक क्लास
माई प्रोजेक्ट लॉगिंग। ओके, फिर यहाँ कुछ कोड आया, गॉट इट। देन ये आपका हो गया लॉगिंग। ठीक है सर। अगेन यू हैव ऑडिटिंग या पेमेंट या वॉट एवर यू कैन से, पब्लिक क्लास माई प्रोजेक्ट ऑडिटिंग। ओके, सम फंक्शन, सम कोड, सम टास्क, सम लॉजिक। फिर से आपने लिखा दिस इज अगेन ऑडिटिंग। फाइन बॉस। अब देखिए सर, ये है हमारा सेकेंडरी लॉजिक्स। दिज ऑल आर सेकेंडरी लॉजिक्स। फाइन सर। तो आपके पास प्राइमरी लॉजिक और सेकेंडरी लॉजिक अब अलग अलग हो गया, राइट। हमने कहा हाँ जी, हमारे पास अलग अलग प्राइमरी लॉजिक, एंड हियर इज आवर प्राइमरी लॉजिक एंड हियर इज आवर सेकेंडरी लॉजिक। ये आ गया। तो अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर बनेगा या जो प्रोजेक्ट बनेगा, फाइन बॉस, अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बन रहा है, सपोज दिस इज योर सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट। भाई हाइड हो जाए यार, हाँ। दिस इज योर सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग एओपी इनेबल्ड, मतलब इसमें एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज हुआ है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज योर एओपी इनेबल्ड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट वट एवर यू से, ये आपका है, ठीक है जी। स्प्रिंग एओपी इनेबल्ड। अब इसमें क्या होगा बॉस, इसमें क्या होगा, तो ये सेकेंडरी लॉजिक तो आएंगे ही, प्लस में प्राइमरी लॉजिक भी आ रहे होंगे। प्राइमरी लॉजिक्स, ओके। यहाँ जो आपका होगा सेकेंडरी लॉजिक्स, जो हमने ऊपर लिखा, ये सारे लॉजिक्स भी कहाँ आ रहे होंगे, इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हियर दिस इंटीग्रेशन विल हैपन। फाइन बॉस, समझ में आ रहा है? चलिए, हमें ये समझ में आया। अब देखिए, इस एओपी को इनेबल करने के लिए, समझ रहे सर, टू इनेबल दिस एओपी और टू इंटीग्रेट दिस एओपी, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे एओपी वाले कोड होंगे, बहुत सारे सेकेंडरी लॉजिक होंगे। तो कब कहाँ कौन सा लॉजिक रन करना है, ये बताना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे बॉस, एक्सएमएल फाइल या अनोटेशंस। फाइन सर। तो आप एक एक्सएमएल फाइल बनाओगे या कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, ठीक है, या मतलब अनोटेशन से लिखोगे, ओके। या फिर आप एक्सएमएल फाइल में लिखोगे और अपने इस एओपी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर को ये कॉन्फ़िगरेशन दे दोगे। समझ में आ रहा है बात? तो जब ये आप दोगे एक्सएमएल फाइल का कॉन्फ़िगरेशन या अनोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब आप खुद सोचना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब, ठीक है, सोचो, खुद दिमाग लगाओ। आपने कोड लिखा प्राइमरी लॉजिक अलग क्लास में, राइट ना सर, यार। और आपने कोड लिखा ये सेकेंडरी लॉजिक्स अलग क्लास में। तो रन टाइम पर आखिर ये दोनों एक ही साथ कैसे मिक्स होते होंगे? कुछ तो ऐसा रीजन होगा, बोलो। कम ऑन, आई नीड योर आंसर्स। हाँ जी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन? अरे नॉट बॉस, नॉट बॉस, नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन ना, पॉलीमॉर्फिज्म, नो बॉस। और सोचिए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा पॉलीमर, यहाँ पे भी अगर आप सोच रहे हो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट एटलीस्ट आप सोच पा रहे हो कि हाँ इस तरीके से भी कुछ चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आंसर सुनिए, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप जब आप यहाँ अलग अलग कोड कर रहे हो, प्राइमरी लॉजिक सेकेंडरी लॉजिक, ठीक है, बैंक सर्विस आईएमपीएल अलग लिखा, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी अलग लिखा, तो रन टाइम पर क्या होगा डायनामिकली, ये दोनों कोड एक साथ आ करके एक प्रॉक्सी क्लास बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी? अरे सपोज आपका एग्जाम पेपर है और आप नहीं गए एग्जाम देने, ठीक है, आपका दोस्त चला गया, व्हाट यू यूज बॉस? कैन आई से दैट यू यूज्ड प्रॉक्सी? कैन आई से दैट यू यूज्ड प्रॉक्सी? राइट ना? बोलो, प्रॉक्सी क्लास। यस बॉस, प्रॉक्सी प्रॉक्सी। सो होगा क्या कि इंटरनली आपको नहीं बनाना है वो प्रॉक्सी क्लास, समझ में आ रहा है? वो प्रॉक्सी क्लास आपको नहीं बनाना है। इंटरनली आपका ये जो आपका मेन प्राइमरी लॉजिक वाला क्लास है और ये सेकेंडरी लॉजिक्स वाले जितने क्लास हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन आप दोगे उसके हिसाब से रन टाइम पर डायनामिकली, ओके, एओपी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर से इसके थ्रू एक एक नया चीज बनेगा जिसका नाम है प्रॉक्सी क्लास। तो आपका जो मेन ऐप था, ठीक है बॉस, आपका जो मेन एप्लीकेशन था, जो क्लास था, मेन ऐप क्लास जो भी बोलो, क्या था? हमने क्या लिखा था ऊपर बॉस? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर क्लास? बैंक सर्विस आईएमपीएल, राइट? तो बैंक सर्विस आईएमपीएल का ये क्या बन रहा होगा? एक प्रॉक्सी क्लास। ठीक है सर, बैंक सर्विस आईएमपीएल एक्सटेंड्स। प्रॉक्सी क्लास जब भी बनेगा तो किसका बनता है? बोलो। अरे इसी का, बैंक सर्विस आईएमपीएल, इसी का प्रॉक्सी ना। कोई बैठा हुआ है आपके आपके सिवा, आप कोई और बैठा हुआ है आपके सीट पे, एग्जाम पेपर दे रहा है, तो आप ही का प्रॉक्सी लेकर के ना, आप ही का एडमिट कार्ड लेकर के ना बॉस। इसीलिए प्रॉक्सी क्लास का हमेशा क्या होगा? एक अपर क्लास होगा, एक पेरेंट क्लास होगा, तो जो क्लास का बनेगा वही पेरेंट क्लास हो जाएगा। इसलिए एक्सटेंड्स बैंक सर्विस आईएमपीएल। अब प्रॉक्सी क्लास जब भी इंटरनली बनेगा तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होगा बॉस, डॉलर प्रॉक्सी। इस तरीके से उसका नेमिंग कन्वेंशन जो होता है कुछ इस प्रकार से होगा किसी भी प्रॉक्सी क्लास का जो इंटरनली खुद बनेगा, राइट? तो एक प्रॉक्सी क्लास बना, राइट ना बॉस? समझ में आ रहा है बात? तो जब ये प्रॉक्सी क्लास बना होगा, समझ रहे हो, तो अब आप खुद सोचो बॉस, खुद सोचो कि जैसे ही आपने एक्सटेंड्स करा, तो जो यहाँ पे सारे के सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स हैं, क्या यहाँ इनहेरिट हो जाएंगे? क्योंकि इनहेरिट, अरे भाई इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, राइट? तो हमने कहा कोई नहीं जी, चलिए यहाँ हो रहा है हमारा पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग ईयर, पब्लिक स्ट्रिंग विथड्रॉ, ओके, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, काउंट नंबर कॉमा फ्लोट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, राइट सर? विड्रॉ विथड्रॉ अमाउंट, ठीक है सर। दिस मेथड विल बी प्रेजेंट हियर एज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? तो अब इस मेथड में ध्यान देना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस मेथड में ये क्या है बॉस? सोचो, ये प्रॉक्सी क्लास तब बना जब आपका स्प्रिंग एओपी सॉफ्टवेयर इनेबल हुआ, आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया, तो इसके मेथड में जो लॉजिक रहेगा, जो आप नहीं बना रहे हो, ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये जो बन रहा है एओपी के चलते,
क्या इसमें सेकेंडरी लॉजिक भी आएंगे और प्राइमरी लॉजिक भी आएंगे? सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेकेंडरी या प्राइमरी दोनों में से कोई एक होगा, या दोनों आएंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों? मुझे बताओ, बोलो। बोलो भाई। दोनों हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। हो सकता नहीं, होगा ही। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप खुद सोचो, आपने पहले अलग अलग क्लास बनाया। प्राइमरी लॉजिक के लिए अलग क्लास बनाया बॉस, सेकेंडरी लॉजिक के लिए अलग क्लास बनाया बॉस, राइट? अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए आप स्प्रिंग एओपी सॉफ्टवेयर को इनेबल कर रहे हो। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहे हो। जब ये कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तो अब जो जनरेट होगा कोड इंटरनली, जो ये प्रॉक्सी क्लास बन रहा है इंटरनली, इसमें इसका जो लॉजिक होगा, इट विल कंटेन बोथ, इट विल कंटेन बोथ। So here secondary logic will be there also, and here primary logic will be also there. अगर नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या हुआ एओपी का? बात समझ में आ रहा है? अगर दोनों में से कोई एक हट गया तो फायदा ही क्या हुआ? आपको क्या करना था कि डेवलपमेंट के टाइम के दौरान, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यू जस्ट सेपरेटली क्रिएट द सेकेंडरी लॉजिक्स एंड सेपरेटली डेवलप योर प्राइमरी लॉजिक, राइट? Now at the time of runtime environment, right, at the time of runtime dynamically, this will get mixed together. Which one? Your primary logic and your secondary logic, both will be mixed together at the time of एग्जीक्यूशन, राइट, ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये जो क्लास बन रहा है रन टाइम पे ही तो बन रहा है। तो कौन बना रहा है इसको? कोई दूसरा कोई नहीं बनाता है। CGLib लाइब्रेरी होता है, कोड जनरेशन लाइब्रेरी। इसको कोई जादू से नहीं बन रहा है, इंटरनली कंपोनेंट होता है स्प्रिंग में। आप ऐसा देख सकते हो इसको, CGLib, राइट, CGLib, सर्च इट एंड सी, CGLib, जावा कोड जनरेशन, बाइट कोड जनरेशन लाइब्रेरी। फाइन। ये क्या करता है इंटरनली? ये सब चीजें कुछ इंटरनली जो भी आपका सब क्लास, प्राइमरी, प्राइमरी बोल रहा हूँ, प्रॉक्सी क्लास वगैरह है, तो वो सब कुछ बन रहा होता है इसके वजह से। CGLib लाइब्रेरी, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग CGLib, है ना? देखो, ओके, जस्ट ये CGLib के बारे में है ये आर्टिकल। फाइन। तो कोड जनरेशन लाइब्रेरी, इसका मतलब ही होता है कोड जनरेशन। व्हाट CGLib स्टैंड्स फॉर, सी, राइट, कोड जनरेशन लाइब्रेरी। तो ये आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा होता है? हाइबरनेट में बहुत जगह, स्प्रिंग में, स्प्रिंग बूट में, ये बहुत जगह यूज हो रहा होता है CGLib लाइब्रेरी, राइट? तो ये जो प्रॉक्सी क्लास बना बाय द हेल्प ऑफ व्हाट बॉस, CGLib लाइब्रेरी, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास। इन मेमोरी का मतलब है ड्यूरिंग रन टाइम, इन मेमोरी मतलब रैम एरिया में, है ना, मेमोरी में। इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास जनरेटेड बाय, जनरेटेड बाय CGLib लाइब्रेरी, ओके, इन JVM, JVM मेमोरी, इन JVM मेमोरी वेयर द एप्लीकेशन इज रनिंग, जहाँ एप्लीकेशन रन कर रहा है उसके JVM मेमोरी एरिया में एक प्रॉक्सी क्लास बना, जिसका क्या नाम है, बैंक सर्विस IMPL प्रॉक्सी, जिसमें ये सब मेथड्स रहेंगे और ये कंटेन करेंगे बोथ योर सेकेंडरी लॉजिक एंड प्राइमरी लॉजिक। तो हमारा काम तो यही था कि लिखो अलग अलग और रन टाइम पर दोनों को साथ ले आओ। बात समझ में आ गया, राइट? उसके बाद था डिपॉजिट, डिपॉजिट, राइट, यही था ना, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर कॉमा, कॉमा, फ्लोट, विथड्रॉ, नॉट विथड्रॉ भाई, डिपॉजिट अमाउंट, डिपो अमाउंट, लेट्स से whatever it is. Fine, sir. Here again, you are having what, sir? At the runtime, you are having secondary logic, and then again you are having your primary logic. Fine, boss. That's the whole game here. ओके, आपको यही चाहिए था, तो आपने ये अचीव कर लिया। कैसे? एओपी इनेबल करके, ठीक है, कैसे? एओपी इनेबल करके। फाइन, अपने प्रोजेक्ट में आपने
स्प्रिंग एओपी ये कॉन्फ़िगर कर दिया, एओपी का यूज किया और इसका फायदा उठाया। तो अब हो गया ना आसान। आपको कुछ नहीं करना है, बस एओपी आपका काम कर देगा। आपको एओपी के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए बस। दैट्स द होल थिंग। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए बॉस, है ना? एडवांटेजेज ऑफ एओपी स्टाइल प्रोग्रामिंग। अब इसके एडवांटेजेस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, राइट? देखिए सर, ए, पहले तो क्या हुआ, कोड इज नॉट क्लमजी नाउ, है ना सर, है ना? बिकॉज बोथ द प्राइमरी लॉजिक्स एंड सेकेंडरी लॉजिक्स आर सेपरेटेड, राइट ना बॉस? बी नेक्स्ट, improves the readability of the code more. What फायदा? ओके, improves द मॉड्यूलरिटी। अब अलग अलग मॉड्यूल वाइज काम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि सेकेंडरी लॉजिक हो गया रीयूजेबल लॉजिक, जो हो सकता है बार बार, अरे ऑडिटिंग, लॉगिंग हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज में आपको करना पड़े, मल्टीपल प्राइमरी लॉजिक के साथ करना पड़े, राइट? तो मॉड्यूलरिटी हो गया, रीयूजेबिलिटी बढ़ गया, है ना बॉस? ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट फाइंड, you can enable or disable the secondary logics because secondary logic is separated, right ना बॉस? एक तो ये है, तो विदाउट अफेक्टिंग द, विदाउट अफेक्टिंग द, विच वन, विदाउट अफेक्टिंग द प्राइमरी लॉजिक्स। तो खुद सोचिए, आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें पेमेंट गेटवे लगाना है, पेमेंट वाली चीजें लगानी है। अब मान लो पे एक्स कोई पेमेंट गेटवे है, पे वाई कोई पेमेंट गेटवे है, पे जेड कोई पेमेंट गेटवे है, समझ में आ रहा है? आपने ये पेमेंट करने का मॉड्यूल सब एक ही में मिक्स कर दिया। कल को आपके सीटीओ ने डिसीजन लिया, वी आर नॉट वर्किंग विथ पे एक्स, वी विल गो विथ पे वाई। अब क्या होगा, पूरा सोर्स कोड खराब, मतलब फिर से उसको चेंज करो, फिर से कंपाइल करो, रिकम, इतना देर में बिजनेस का नुकसान, राइट? तो सेकेंडरी लॉजिक आपने अलग किया था, ठीक है सर, पेमेंट वाली चीजें आपने अलग लिखी थी, सिक्योरिटी वाली चीजें आपने अलग लिखी थी। तो उससे क्या हो गया सर, बात समझ में आ रहा है? वो आसान हो गया। अब आपको प्राइमरी लॉजिक में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अपना जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, पेमेंट मॉड्यूल, सिक्योरिटी मॉड्यूल, वट, सिर्फ उसको छेड़ो और चेंज करो। तो कम टाइम में चीजें हो जाएंगी, कम कोड कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से कम को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब आपका टाइम बचाएगा, ओवरऑल आपके बिजनेस और परफॉर्मेंस, मतलब आपके ऐप का परफॉर्मेंस इंक्रीज ही करेगा, राइट? नाउ एओपी स्टाइल प्रोग्रामिंग, एओपी स्टाइल प्रोग्रामिंग is industry standards nowadays. फाइन बॉस, एक ये समझ गया। नाउ जब ये सब हो जाएगा तो आपका डिबगिंग भी आसान हो जाएगा, डिबगिंग बिकम्स मोर इजियर, राइट? अरे, अगर सिर्फ प्राइमरी में दिक्कत आ रहा है तो प्राइमरी में डिबग करेंगे, सिर्फ सेकेंडरी में दिक्कत आ रहा है तो सेकेंडरी में डिबग करेंगे, है ना? ऐसा मिसमैच सब एक ही में मिक्स रहता था तो दिक्कत होती थी ना बॉस। गॉट इट ना यार? समझ गया कि नहीं समझे, बोलो? तो ये फायदा है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लॉजिक को अलग करने का, दोनों को मिक्सअप कर देंगे रन टाइम पर। उसी को बोल रहे हैं एओपी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, एस्पेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है ना सर? आगे बढ़े। हम्म, ओके, देखिए, फाइन 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 सर, वेरी फाइन, सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब चलिए देखिए यहां से कि द फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज that are given based on the aspect oriented
प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर्स। ठीक है सर। तो वैसे सॉफ्टवेयर्स या वैसे फ्रेमवर्क्स जिसमें, ठीक है, एओपी के प्रिंसिपल दिए गए होंगे, फाइन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनेबल्ड फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजीज या सॉफ्टवेयर। अरे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें क्लास रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है, राइट? तो हम उसको बोलते हैं क्या बॉस? उसको हम बोल रहे होते हैं कि भाई दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग एओपी, ठीक है, एस्पेक्ट जे एओपी, कॉमा, जेबॉस एओपी एंड डीटीसी। जिसमें से एस्पेक्ट जे, दिस वन इज ऑल्सो गुड, स्प्रिंग एओपी इज ऑल्सो गुड, फाइन सर, दिस बोथ आर गुड। ओके सर। अब देखिए, तो ये जो स्प्रिंग है, और यू कैन से स्प्रिंग फ्रेमवर्क is giving support for both Spring AOP and and Aspect J AOP। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली बेस्ट है। एस्पेक्ट जेओपी भी बेस्ट है, स्प्रिंग एओपी बेस्ट है। तो इसलिए स्प्रिंग वालों ने अपना तो दिया ही, साथ में एस्पेक्ट जेओपी का भी सपोर्ट दे दिया। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अपना जो टर्मिनोलॉजीज है या जो प्रिंसिपल्स है जो एओपी में होने चाहिए, जो होते हैं, वो क्या क्या है। अरे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स में क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, है ना बॉस? ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, फाइन, ये सब होते हैं ना। इनहेरिटेंस, ओके, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे एओपी में क्या क्या प्रिंसिपल हैं? तो एओपी प्रिंसिपल्स और टर्मिनोलॉजीज, एओपी में क्या क्या प्रिंसिपल और टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखिए। और यही सबसे आसान है। अगर ये समझ गए, अगर ये ध्यान में रहेगा, तो एओपी को इंप्लीमेंट करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी, किसी भी, कैसा भी कोड हो, एओपी आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो यहां, देखिए, सबसे पहले होता है एस्पेक्ट बी। अब क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी आराम से देखो। फिर होता है एडवाइस सी, फिर होता है ज्वाइन पॉइंट डी, यू हैव पॉइंट कट, देन यू हैव टारगेट क्लास जहां आप यूज करोगे, एफ, देन एक होता है वीविंग, देन जी, एक होता है प्रॉक्सी क्लास जो आपका है। सो ये सब यूज होते हैं जनरली, या ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए जब भी एओपी की बात होगी तो। ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि एस्पेक्ट आखिर किसको बोलेंगे? ठीक है बॉस, ने कहा चलो जी, एस्पेक्ट किसको बोलेंगे, टारगेट किसको बोलेंगे, सब समझिए आराम से, आराम से समझते हैं बॉस, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, एस्पेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट? तो एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अप्लाई। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं। देखो, व्हाट यू वांट टू अप्लाई, आप आखिर क्या लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं, अब समझ में आ जाएगा। वो होता है एस्पेक्ट। ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इट इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी लॉजिक बॉस। तो क्या अप्लाई करना है? हमें पता है ना क्या अप्लाई करना है बॉस, सेकेंडरी लॉजिक। पर टेक्निकली, कोड वाइज हमें क्या अप्लाई करना है, तो उसको टेक्निकल टर्म में एक एस्पेक्ट कह रहे हैं।
अरे जिस तरीके से स्प्रिंग बीन होता था ना, स्प्रिंग बीन किसको बोलते थे? जो हमारा मैनेज करता था आईओसी कंटेनर, राइट? तो उसको स्प्रिंग बीन बोल दिए। उसी प्रकार से आप जो सेकेंडरी लॉजिक लिखोगे कोई दूसरे क्लास में लिखोगे, तो वो दूसरा क्लास जिसको आपको किसी प्राइमरी लॉजिक के ऊपर में अप्लाई करना होगा, ठीक है, जो चीज आपको अप्लाई करना होगा, जो कोड जो लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा, उस एक पर्टिकुलर लॉजिक को क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट। समझ में आया एस्पेक्ट किसको बोलेंगे? इट इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी लॉजिक्स। ओके। और सेकेंडरी लॉजिक को क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिलवेयर सर्विसेज। बहुत जगह मिडिलवेयर सर्विसेज और यूट्यूब पे देखा होगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं होता, इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। परेशान हो जाओगे ये सब यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते, फिर भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अब समझ में आया? यहाँ बोलो। समझ में आ रहा है? मिडिलवेयर सर्विसेज कोई बहुत हैवी टर्म नहीं है। क्रॉस कटिंग कंसर्न्स कुछ बहुत टफ टर्म नहीं है। अरे इसी से आपके सेकेंडरी लॉजिक को बोल रहे हैं मिडिलवेयर सर्विसेज या क्रॉस कटिंग कंसर्न्स, राइट? अभी दिखाऊंगा आपको एक डायग्राम बना करके नीचे कि क्रॉस कटिंग कंसर्न उसका क्यों नाम पड़ा, या क्यों आप इसको मिडिलवेयर सर्विसेज बोल रहे हो। फाइन ना बॉस? इट इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी लॉजिक, ठीक है। तो सेकेंडरी लॉजिक को आपको कहीं ना कहीं आपके टारगेट क्लास में यूज करना होगा, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्राइमरी लॉजिक के ऊपर ही चलाना है, राइट? तो जो चीज जो लॉजिक आप लिखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द पॉइंट इज एडवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय एडवाइस? सो हाउ यू वांट टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है? हमने कहा जी भैया बिल्कुल, ये समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ advice. So the action taken place by the aspect, जो एस्पेक्ट है उसके द्वारा कोई काम करा गया, that is called advice. That's it. बहुत सिंपल, ओके। For aspect, for any aspect, if we specify, if we specify, if we specify how it should be executed or behaved or behave, then it is called, this point is called what, boss? Advice. Okay, advice. So aspect contains secondary logic, right boss? अभी अभी हमने पढ़ा aspect contain secondary logic, whereas advice contains secondary logic with एक्शन प्लान। आखिर क्या प्लान है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना? अरे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे करेंगे, क्या टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एडवाइस। दैट इज कॉल्ड एडवाइस। अब एडवाइस आपको मिलता है ना बॉस, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बीच में ये टॉपिक भी पढ़ लेना, राइट? सेम इसीलिए नाम पड़ गया एडवाइस। तो एडवाइस होते हैं चार तरीके के, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। फोर टाइप्स ऑफ एडवाइस बॉस, फोर टाइप्स ऑफ एडवाइस। ओके सर, हमने कहा फोर टाइप्स ऑफ एडवाइस। क्या क्या है? देखिए, ए, कम ऑन, सी हियर, बिफोर एडवाइस, बिफोर एडवाइस। बी, you have after advice. C, you have around advice, around advice. D, you have pros advice. ओके, देखिए, बिफोर एडवाइस क्या होता है, एंड एक सेकंड, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। बिफोर का मतलब पहले, समझ रहे हो? तो होता है ना, अरे मैंने कहा सुनो, स्प्रिंग पढ़ने से पहले, समझ गए? स्प्रिंग पढ़ने से पहले जावा पढ़ लेना, मैंने ऐसा बोला। तो मैंने आपको क्या दिया? बिफोर एडवाइस, राइट? हमने कहा पहले ये पढ़ लेना,
तो बिफोर अगर एडवाइस यूज करोगे तो आपका सेकेंडरी लॉजिक आपके प्राइमरी लॉजिक से पहले एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ गया है ना बॉस? तो एग्जीक्यूट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द बिजनेस मेथड। ओके, बिजनेस मेथड, और यू कैन से टारगेट मेथड। अरे व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट मेथड? समझ में आ रहा है? अरे टारगेट मेथड इज दैट मेथड जहां पर आप एस्पेक्ट अप्लाई कर रहे हो, एडवाइस एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, वही हो गया आपका क्या, टारगेट मेथड। अरे टारगेट क्लास में, है ना, ऑफ द टारगेट क्लास। तो जो भी आपका टारगेट क्लास है, अब यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टारगेट मतलब क्या? टारगेट मतलब क्या? ये बिफोर एडवाइस किसको टारगेट कर रहा है, कौन से मेथड के ऊपर अप्लाई करना है, उसके बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिफोर एडवाइस पहले चलेगा। तो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो बॉस, देखो आपने विथड्रॉ, ठीक है, दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है, विथड्रॉ मनी का लिखा है कोड। ठीक है, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर फ्लोट अमाउंट। ठीक है बॉस, आप खुद सोचिए, आपका यहां पे कुछ प्राइमरी लॉजिक लिखा हुआ है और किसी अलग क्लास में सिक्योरिटी का लॉजिक लिखा हुआ है, इज लॉग्ड इन का, मान लो लॉगिन स्टेटस का, लॉगिन स्टेटस। ठीक है बॉस, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये लॉगिन स्टेटस आपको चेक करके बता रहा है यह है सेकेंडरी लॉजिक, समझ गया, सिक्योरिटी का लॉजिक, सेकेंडरी लॉजिक। तो जब भी मैं विड्रॉ मनी की कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो इसके प्राइमरी लॉजिक चलने से पहले क्या लॉजिक चलना चाहिए? टेल मी, राइट डाउन इन द कमेंट्स, इन द चैट बॉक्स। बोलो, क्या चलना चाहिए? कमान कमान एवरीवन, सेकेंडरी लॉजिक चलना चाहिए, राइट? तो ये आपका हुआ टारगेट मेथड, दिस इज योर टारगेट मेथड, राइट ना बॉस? यहां पे आपको एस्पेक्ट लगाना था। क्या एस्पेक्ट लगाना था? एस्पेक्ट लगाना था सिक्योरिटी एस्पेक्ट, राइट? आपने कहा सिक्योरिटी एस्पेक्ट लगाना था एडवाइस में, कि कैसे कैसे, हमने कहा इससे पहले, राइट ना बॉस? बिफोर एडवाइस, तो कुछ इस प्रकार से बिफोर एडवाइस लगेगा। अभी कैसे लगेगा कोड में बताऊंगा, पर यहां पे कन्फिगर हो जाएगा कि भाई इस मेथड को चलने से पहले हमारे इस लॉगिन स्टेटस वाले एस्पेक्ट को चला दो, तो बिफोर एडवाइस हो गया। अब बात समझ में आई? उसी प्रकार से है आफ्टर एडवाइस। तो ऐसा भी कुछ होगा जो आफ्टर एडवाइस देखेंगे हम। ठीक है सर, आफ्टर एडवाइस में क्या होगा? हमने कहा आफ्टर एडवाइस में भी इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है, समझो कि ये प्लान है, एक्शन प्लान। इट एग्जीक्यूट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑफ एग्जीक्यूशन, it executes after the completion of execution of target target method of the target class। गॉट इट बॉस? ये बाद में, अरे खुद सोचो, खुद सोचो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो कि आपको चुपके से रात में मैगी बनाना है। ठीक है, और आपके घर में मम्मी, दीदी, सब कोई सो रहे हैं, पापा मम्मी, भाई बहन सब कोई सो रहा है, आपको भूख लगी, आपको मैगी बनाना है। तो भाई हम बिफोर एडवाइस क्या कहते हैं, क्या करते हैं? एक्शन प्लान। बिफोर एडवाइस, एडवाइस मीन्स एक्शन प्लान, है ना? हाउ हाउ, कैसे कैसे प्लान करते हो आप? एकदम अपने लेग्स, अपने पैर को दाब दाब के अपने फ्लोर पे धीरे धीरे जाओगे किचन में, है ना, बर्तन उठाओगे एकदम आराम से पकड़ के, इतना आराम से रखोगे एक आवाज भी ना आए, है ना? तो दैट इज बिफोर कंप्लीशन, है ना, बिफोर एंटरिंग इनटू। जब आपका मैगी बन रहा होता है उससे पहले आप ये कर रहे होते हो, फिर मैगी बनने लगता है, मतलब टारगेट मेथड चलने लगा, राइट? फिर जब मैगी बन गया तो खा करके, है ना, कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, मैगी बना, खा पी लिए, आपका प्रोसेस खत्म हो गया सब कुछ। देन आफ्टर वाइज क्या करते हो? एकदम चुपके से धीरे से सिंक में बर्तन रखते हो, या ऐसे ऐसे ग्लास में जब पानी भरते हो अपने नल से,
तो एकदम ऊपर करके भर रहे होते हो ताकि नीचे गिरे तो आवाज ना आए पानी का, है ना। तो वो क्या हुआ, आफ्टर एडवाइस। राइट, अब समझ में आया। दैट्स टू इजी। फाइन, ये हुआ। देन वी हैव अराउंड एडवाइस। राइट ना बॉस, वी हैव अराउंड एडवाइस। सी, तो दो एडवाइस हमने समझे कि कहाँ कैसे अप्लाई करना है, क्या एक्शन प्लान था। तो वो जो एक्शन प्लान आप डिसाइड करते हो वही एडवाइस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है अराउंड एडवाइस। देखिए ये क्या होता है, एग्जीक्यूट्स बिफोर एंड आफ्टर, एग्जीक्यूट्स बिफोर एंड आफ्टर द टारगेट मेथड एग्जीक्यूशन। टारगेट मेथड बोलो या बिजनेस मेथड बोलो, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैगी बनाना। ठीक है बॉस, मैगी बनाना, तो मैगी बनाना इज व्हाट, मैगी बनाना इज व्हाट, दिस इज योर टारगेट मेथड और बिजनेस मेथड। दिस वाज योर कोर रिक्वायरमेंट ना बॉस, दिस वाज योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट ना। तो उससे पहले और उसके बाद भी जो लॉजिक, जो सेकेंडरी लॉजिक इंप्लीमेंट हो, जैसे खुद सोचो, पैर को दाब दाब के चलना अपने फ्लोर पे। ठीक है, जब आप मैगी बना रहे होगे अकेले रात में, सब कोई सो रहे होंगे, तो वो जो चलना है वो बनने से पहले भी वैसे ही धीरे धीरे जाओगे, है ना, ताकि कोई उठ ना जाए, किसी को पता ना चले, डांट ना पड़ जाए। बाद में भी आप उस वैसे ही जाओगे। ठीक है, जब खा पी लोगे, रखने रख खा करके आराम से अ, अपने रूम में वापस जाओगे रखने, फिर उसी तरीके से जाओगे। तो वो जो एक लॉजिक था, समझ रहे हो, वो जो एक काम था, वो जो एक टास्क था, जो जिसकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे मैगी बनाने वाले काम, मतलब हमारा बिजनेस मेथड, हमारा टारगेट मेथड, उससे पहले भी एग्जीक्यूट हो, उसके बाद भी एग्जीक्यूट हो। सो दैट प्लान, दैट एक्शन प्लान इज कॉल्ड अराउंड एडवाइस। इसीलिए नाम है अराउंड, अराउंड इसके इर्द गिर्द। राइट, अराउंड एडवाइस। सो एग्जीक्यूट्स बिफोर एंड आफ्टर द टारगेट मेथड एग्जीक्यूशन। राइट ना बॉस। देन वी हैव थ्रोज advice, we have throws advice. Okay, executes only when exception is raised in the target method or business method. ठीक है, थ्रोज एडवाइस, थ्रोज एडवाइस। तो थ्रोज कीवर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना, जैसे थ्रो करते आते थे ना एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन प्रोपागेशन में यूज करते थे ना बॉस। तो अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो क्या होगा बॉस, तो थ्रोज एडवाइस चलना चाहिए। अरे खुद सोचो, खुद सोचो। अब आप आपने ये सब प्लान बना लिया कि भाई धीरे धीरे जाएंगे बिफोर एडवाइस, ठीक है, धीरे धीरे वापस आएंगे आफ्टर एडवाइस। अराउंड एडवाइस क्या करेंगे, जो भी खाएंगे, ठीक है, चम्मच से खाएंगे तो चम्मच को ना अ, अपने बोल में या अपने थाली में टच नहीं करने देंगे ताकि आवाज़ ना निकले। ठीक है, तो अराउंड एडवाइस। देन आपने ये भी सोचना है, अगर फिर भी कोई एक्सेप्शन आ गया तो क्या करना है, मम्मी पापा जाग गए अचानक तो, इफ एक्सेप्शन कम्स, सो अब कैसे, है ना, उस टाइम पे। तो वहाँ के लिए आपको थ्रोज एडवाइस है। तो अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो थ्रोज एडवाइस वाले चीज़ों में, अगर आफ्टर बिफोर दोनों चाहिए अराउंड एडवाइस में, अगर सिर्फ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर बिजनेस मेथड चाहिए आफ्टर एडवाइस में, सिर्फ बिफोर चाहिए बिफोर एडवाइस अप्लाई करेंगे। राइट ना बॉस, तो ये have चार टाइप्स ऑफ एडवाइस एंड आई होप एडवाइस आपको समझ में आया। आगे बढ़े। कम ऑन। ओके, लॉगिन स्टेटस, व्हाट लॉगिन स्टेटस बॉस, समवन इज राइटिंग लॉगिन स्टेटस, थ्रोज थोड़ा क्लियर नहीं है। अरे भाई जब थ्रोज एक्सेप्शन आ गया तो, अरे प्राइमरी लॉजिक सुनो, सुनो, क्या यार, थोड़ा दिमाग सोचा करो, इतना मैं बताता हूँ, आप देखो कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, सोचिए। अरे प्राइमरी लॉजिक क्या था, सपोज करो ट्रांसफर करना है, ओके, ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसे, समझ रहे हो। देखिए यहाँ देखिए, फोकस हियर एवरीवन। ठीक है, अब चलो, एडवाइस समझ में आ रहा है आपको, बिफोर आफ्टर अराउंड, इंटरनेट कट गया, बैंक का सर्वर फेल हो गया,
तो जो प्राइमरी लॉजिक था बॉस ट्रांसफर मनी का, ये तो एक्सेप्शन दे देगा ना, समझ रहे हो? तो भैया एक्सेप्शन देने पर क्या करना है, एक्सेप्शन हैंडल करोगे ना। तो कैसे हैंडल करना है, क्या ऑडिटिंग करेंगे, क्या मॉनिटरिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लॉगिंग करवाएंगे अपने लॉगर में। तो ये जो एक्स्ट्रा सेकेंडरी लॉजिक है, क्या यूजर को लॉग आउट रहने देंगे, लॉग आउट लॉग इन करेंगे, ये सेशन सेव कर लेंगे, सेशन सेव नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो एक्सेप्शन आने के बाद ना, तो थ्रोज एडवाइस कब काम करता है, जब एक्सेप्शन आ गया आपके टारगेट में तब। तो जब एक्सेप्शन आ गई तो फिर अपने हिसाब से सेकेंडरी लॉजिक लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आया? वही तो बोला यार कि आप मैगी बनाने जा रहे हो, आपके मम्मी पापा उठ गए, तो आपको प्लान रेडी होना चाहिए ना कि अब क्या करना है। तो एक्सेप्शन आ गया तो अब प्लान रेडी होना चाहिए ना कि अच्छा अब क्या करना है। समझ गया मनीष? ओके, परफेक्ट। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े अब। ओके ओके ओके, सी है। सो एडवाइस हमें समझ में आया कि ये होता है बॉस। अब द नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट हो गया, एडवाइस हो गया, ज्वाइन पॉइंट। ज्वाइन पॉइंट, ओके। ज्वाइंट पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट, यस, ज्वाइन पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ज्वाइन पॉइंट्स? ज्वाइन पॉइंट्स एक्चुअली ढेर सारे होते हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, कि द पॉसिबल प्लेसेज, द पॉसिबल places in the target class where where these aspects can be advised, है ना? जहां पर हम अपने एस्पेक्ट्स को, एस्पेक्ट्स का एडवाइस दे सके। एस्पेक्ट्स कैन बी एडवाइज्ड मतलब बता सके कि यहाँ चल, यहाँ पे अप्लाई होना, ऐसे करके, ये एस्पेक्ट। ओके, द पॉसिबल प्लेसेस द टारगेट वेयर दीज एस्पेक्ट्स कैन बी एडवाइज्ड, है ना? दीज प्लेसेज कैन बी, क्या क्या हो सकता है, ये प्लेस हो सकते हैं आपके कुछ फील्ड्स, मतलब अरे वेरिएबल्स। ओके, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। ओके बॉस, कंस्ट्रक्टर्स। और कहाँ कहाँ, अरे मेथड्स चल सकता है ना? मेथड्स। तो ये तीन चीज हो सकते हैं। सो एज ऑफ, और यहाँ पे देखिए कि दिज पॉसिबल प्लेसेज, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, दिज प्लेसेज आर कॉल्ड एज ज्वाइन पॉइंट्स। ओके, ज्वाइन पॉइंट्स। और यहाँ स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग एओपी सपोर्ट्स, स्प्रिंग एओपी सपोर्ट्स ओनली मेथड्स एज ज्वाइन पॉइंट्स। ठीक है, सिर्फ मेथड को सपोर्ट करता है, ध्यान रखेंगे ये बात। हो तो सकता है कोई भी ज्वाइन पॉइंट, जैसे फील्ड, कंस्ट्रक्टर भी, वेरिएबल भी, है ना, फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर या मेथड्स भी। पर स्प्रिंग एओपी जो है वो मेथड्स को सपोर्ट करता है। तो हमें मेथड का दिमाग में लगा करके चलना है, दिमाग में ये रख करके कि हमारे ज्वाइन पॉइंट्स हो रहे होंगे ये। ठीक है। सो यहाँ देखिए, सपोज आवर टारगेट क्लास हैज 20 बिजनेस मेथड्स। ठीक है, देन वी हैव 20 ज्वाइन पॉइंट्स। हमारे पास कितने ज्वाइन पॉइंट्स हो गए? 20। दैट्स इट, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, कि जहां जहां हम टच कर पाए अपने, एडवाइस कर पाए अपने एस्पेक्ट्स को, वो सारे ज्वाइन पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे मान लो विथड्रॉ का मेथड है, समझना, क्या विथड्रॉ मेथड प्राइमरी लॉजिक है, इसके ऊपर हमें बिफोर एडवाइस वगैरह लगाना है? हमने कहा हाँ जी लगा सकते हैं। ठीक है सर। क्या हमारा ट्रांसफर मनी है? यस सर है। ओके, ये भी मेथड के ऊपर क्या हम लगा सकते हैं? यस सर लगा सकते हैं।
तो अगर हम ये सब चीजें लगा सकते हैं, जहां जहां ये पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबल प्लेसेस को ज्वाइन पॉइंट्स कहेंगे। तो हमारा एक ये मेथड ज्वाइन पॉइंट हुआ, ये मेथड ज्वाइन पॉइंट हुआ, विदड्रॉ मेथड, ट्रांसफर मनी, ये दोनों मेथड क्या हो गए, ज्वाइन पॉइंट्स। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे एग्जांपल, इसलिए मैंने यहाँ दिखा कि अगर आपके 20 बिजनेस मेथड्स हैं, 20 प्राइमरी लॉजिक है, तो हो सकता है उस 20 प्राइमरी लॉजिक के लिए आपको कुछ ना कुछ सेकेंडरी लॉजिक लिखना पड़े। तो दोज ऑल 20 business methods can be said as 20 join points. We have 20 join points, हम ऐसा कह सकते हैं। We have point cut, then point cut, what do you mean by this point cut? point cut होता है collection of या group of, you can say collection of join points where the aspects are advised, that is, ऐसा समझो, that is point cut, point cuts holds the set of business methods or target methods, method names, okay, belonging to target class, okay, to apply aspects or advice. मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट कट का क्या मतलब हुआ, कि मान लो, है ना, एक विदड्रॉ मनी था, ओके, एक ट्रांसफर मनी था, एक चेक बैलेंस था। ये इस तरीके से हमारे पास मान लेते हैं कि 20 मेथड्स थे, ठीक है सर, 20 ऐसे मेथड्स थे। तो 20 क्या हो गए यहाँ पे हमारे पास, एडवाइस्ड भी हो गए, एडवाइस भी हो गए, एडवाइसेस, 20 एडवाइसेस भी है। तो ज्वाइन पॉइंट क्या है कि एक कलेक्शन है, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप। किसका ग्रुप है, तो इन मेथड के नाम का, जहां जहां अप्लाई कर रहे हैं हम, समझ गए, जहां जहां हम अप्लाई कर रहे हैं एडवाइस को या एस्पेक्ट को, तो हम 20 जगह कर रहे हैं। तो यहां पर 20 मेथड नेम्स हो गए, दिस इज ग्रुप, समझ गया, दिस इज कलेक्शन। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट कट। इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट कट, ठीक है, पॉइंट कट। तो पॉइंट कट का मतलब हुआ कि वेयर वी हैव अप्लाइड or we want to apply the aspects or advice. Fine, boss. Where we have applied, और जहां जहां हमने अप्लाई करा है उसका, ठीक है। और एक ग्रुप, ग्रुप हो गया ना, ग्रुप, दिस इज ग्रुप, फाइन, दिस इज ग्रुप, ए कलेक्शन ऑफ मेथड नेम्स, ओके, कलेक्शन ऑफ मेथड नेम्स वेयर वी हैव अप्लाइड और वी वांट टू अप्लाई। ज्वाइन पॉइंट्स क्या हुआ, ज्वाइन पॉइंट्स तो प्लेसेज हुआ, कहाँ कहाँ आपने अप्लाई करना है या किया है। तो वेयर वी कैन अप्लाई, कौन कौन से मेथड पे किया जा सकता है, दैट इज, या जहाँ जहाँ आप कर रहे हो ज्वाइन पॉइंट्स। पॉइंट कट और ज्वाइन पॉइंट्स में डिफरेंस है, एक नहीं है, समझ रहे हो ना। अरे ये एक एक मेथड का बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस पॉइंट कट में 20 ज्वाइन पॉइंट्स हो, समझ गया, कलेक्शन ऑफ ज्वाइन पॉइंट्स, दिस इज कलेक्शन ऑफ ज्वाइन पॉइंट। समझ में आ रहा है, ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। पॉइंट कट, देन वी हैव अच्छा, एक लाइन और इसमें लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज सपोज इफ टारगेट क्लास इज हैविंग 20 बिजनेस मेथड्स, देन देयर आर 20 ज्वाइन पॉइंट्स। चलिए, इतना तो हमें समझ में आ रहा है।
राइट ना बॉस? तो एंड अब 20 ज्वाइन पॉइंट्स है, समझ रहे हैं? 20 ज्वाइन पॉइंट्स हैं। बट बट वी वांट टू अप्लाई, ठीक है, ये 20 ज्वाइन पॉइंट्स क्या, मतलब क्या है, यहां यहां हो सकता है, पर हमें करना कितना पे है? वी ओनली वांट टू अप्लाई, अप्लाई एस्पेक्ट्स और एडवाइसेस टू ओनली 10 मेथड्स, समझ गए? 10 मेथड्स। देन देन this group of 10 method names, then this group of 10 methods name, ओके, ये 10 मेथड का नाम का एक जो ग्रुप हुआ या जो कलेक्शन हुआ, इज कॉल्ड व्हाट बॉस? इज कॉल्ड वन पॉइंट कट, इज कॉल्ड वन पॉइंट कट। समझ में आ रहा है पॉइंट कट और ज्वाइन पॉइंट? हाँ जी। तो एक पॉइंट कट में कितने हो गए? 10 मेथड के नाम, समझ गए? समझ गए ना? अरे एक बार और समझो, एक बार और समझो। देखो, ज्वाइन पॉइंट्स का मतलब हुआ हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए तो 20 मेथड में कर सकते हैं, लेकिन नहीं भैया, हम कर कितने पे रहे हैं? सिर्फ 10 ही मेथड पे। तो जिस मेथड पर हम अप्लाई कर रहे हैं ना, सिर्फ उसका ग्रुप, उस सेट को क्या बोल रहे हो? पॉइंट कट बोल रहे हो। उस सेट को एक पॉइंट कट बोल रहे हो, ठीक है? इसको सेट समझो, दिस इज सेट। सेट पढ़ा होगा, याद होगा आपको, है ना? दैट्स इट। तो ये चीज है पॉइंट कट, समझ में आया? बोलिए। बोलिए, कहाँ चले जाते हैं सब भाई? हाँ, अच्छा चलिए, ओके, यस देन, बढ़िया, आगे देन। देखिए, क्या हमारा पॉइंट कट टारगेट क्लास, वी हैव टारगेट क्लास। टारगेट क्लास तो आपको पता ही है, वहां पे कुछ मेथड्स होंगे। वी हैव टारगेट क्लास, टारगेट क्लास, द क्लास दैट कंटेन्स दोज बिजनेस मेथड्स। बस, वेरी सिंपल। ये तो पढ़ले से पढ़ते आ रहे हो, है ना? द क्लास दैट कंटेन्स बिजनेस मेथड्स और टारगेट मेथड्स, ओके, हैविंग प्राइमरी लॉजिक्स, ओके, हैविंग प्राइमरी लॉजिक्स, और यू कैन से इसी मेथड में, है ना, ये क्या होगा कि क्लास दिस दिस टारगेट क्लास, और पहले तो यहाँ पे लिखो क्या लिख रहे हैं यार हम, लॉजिक्स इज कॉल्ड target class, is called target class, and this, यहाँ नीचे लिख देते हैं, this target class, okay sir, this target class with this target class will have join points। समझ गया ना? अरे ज्वाइन पॉइंट्स होंगे ना इस टारगेट क्लास में, मतलब बिजनेस मेथड्स होंगे ना बॉस। तो बिजनेस मेथड जहां पर एस्पेक्ट अप्लाई किया जा सकता है ना, जहां पे अप्लाई किया जा सकता है उसी को तो बोल रहे हैं, है ना बॉस? तो इसमें मान लेते हैं 20 मेथड है, तो इस टारगेट क्लास में 20 क्या हो गए? ज्वाइन पॉइंट्स, जो हमने आपको पहले समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है? तो टारगेट क्लास, ओके, ठीक है जी, ये हो गया टारगेट क्लास। देन वी हैव विभिंग, 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 बुनना, स्वेटर विभिंग, राइट, विभिंग, सी हेयर बॉस, सी हेयर,
ओके, वीविंग आपने देखा है कैसे होता है स्वेटर का? अगर आप सबके घर में या हुआ होगा अभी कभी, तो मम्मी दादी नानी लोग अगर करती हैं तो किस तरीके से होता है? मतलब या तो अकेले भी कर सकते हो, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है ना, दो तीन लोग एक स्वेटर बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी बन जाता है ना? फिर मतलब एक आगे का पार्ट बना रहे हैं, एक बैक का पार्ट बना रहे हैं, देन उसको लास्ट लास्ट मोमेंट में जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है तो सबको एक ही साथ ला दिया जाता है, राइट ना बॉस? याद है? मतलब हमारे घर में तो ऐसा होता था, मतलब गांव वाले घर पे ऐसे, है ना, या नानी घर पे। ध्यान में है विविंग? यस। तो वही प्रोसेस हुआ ना, दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, राइट? तो यहाँ पे क्या है वो प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग और मिक्सिंग अप द सेकेंडरी लॉजिक्स, है ना? हमने कहा सारे स्वेटर के पार्ट्स एक साथ ले आओ अब, जो जो जिन जिन लोगों ने बिन लिया है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग और मिक्सिंग अप द सेकेंडरी लॉजिक्स विथ प्राइमरी लॉजिक्स, ओके, एंड generating the in memory proxy class, in memory proxy class is called weaving। आज समझ में आ गई? सो AOP enabled softwares will perform this weaving process। समझ गए? अब जिसके पास स्किल रहेगा वही वीव करता है ना भाई। दादी नानी मम्मी लोग के पास, हम मुझे नहीं आता तो मैं कैसे वीविंग करूंगा, राइट? तो जो भी फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर जिनके पास AOP का फीचर है वही सिर्फ वीविंग कर सकते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। द इनपुट्स फॉर वीविंग प्रोसेसेस आर, ये वीविंग करने के लिए हमने क्या क्या इनपुट दिया, ध्यान से समझना आप। एक टारगेट क्लास लगा, अरे वीविंग में लगता है ना भाई, आपका ऊन लग गया, वो कांटे लग गए जिनसे वीविंग होती है, वो स्किल लगा, कैसे कैसे वीव करना है वो टेक्निक लगा, राइट? तो टारगेट क्लास लगा, क्या अप्लाई करना था, एस्पेक्ट या एडवाइस क्लास लगा, है ना बॉस? एंड द आउटकम, अब आउटकम आपको क्या मिला या रिजल्ट क्या मिला? आउटकम ऑफ वीविंग प्रोसेस इज, एक क्या मिलता है आपको? एक स्वेटर मिला, एक ग्लव्स मिला, पर यहां वीव होने के बाद सब कुछ मिक्सअप होने के बाद क्या मिल रहा है आपको? इन मेमोरी, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास, राइट ना बॉस? यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटकम आपको? इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास। ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू में पूछ देगा। इफ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं 1 से ज्यादा साल, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस का, तो भैया पूछा जा सकता है ये सब चीजें। ऑल आर रिलेटेड टू real world problems and also as well as for interview things also, so these terminologies you must remember, ठीक है? एस्पेक्ट, एडवाइस, ज्वाइन पॉइंट, पॉइंट कट, टारगेट क्लास, फीबिंग, सब पता होना चाहिए आपको। देन वी हैव प्रॉक्सी क्लास, देन वी हैव प्रॉक्सी क्लास, वी आर हैविंग वन प्रॉक्सी क्लास, ठीक है बॉस? प्रॉक्सी क्लास शेयर, तो जो क्लास हमें जनरेट होके मिला वही प्रॉक्सी क्लास है। सो द आउटकम ऑफ, मैं प्रॉक्सी क्लास का डेफिनेशन यहाँ पे, या प्रॉक्सी क्लास सिर्फ इस AOP के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। अगर कोई आपसे इन जनरल पूछे कि प्रॉक्सी क्लास क्या है, तो आप उसको यही बताइए कि भैया देखो, प्रॉक्सी क्लास ना, किसी भी क्लास का प्रॉक्सी क्लास बनाया जा सकता है, किसी भी क्लास का ना इमेज बनाया जा सकता है, शैडो बनाया जा सकता है, इन मेमोरी बना लो या तुम खुद बना लो, ठीक है? तो प्रॉक्सी बनाया जा सकता है जो कि अलग अलग काम के लिए यूज होगा, राइट? तो डेट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। फाइन बॉस, प्रॉक्सी। तो बट यहाँ पे चूंकि हम AOP आपको बता रहे हैं अभी, तो AOP के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कह सकते हो कि द आउटकम ऑफ
वीबिंग प्रोसेस, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में द आउटकम ऑफ वीबिंग प्रोसेस डन बाय स्प्रिंग एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क इज कॉल्ड प्रॉक्सी क्लास। ओके, दिस दिस प्रॉक्सी क्लास इन स्प्रिंग एओपी एओपी प्रोजेक्ट is always is always a is always in memory, है ना बस, in memory, in memory created, in memory generated proxy class। ध्यान रखेंगे, इन मेमोरी आपको नहीं बनाना है, CGLIB लाइब्रेरी, कोड जनरेशन लाइब्रेरी खुद ही बना देगा। ठीक है बॉस, ये समझेंगे। तो ये होता है प्रॉक्सी क्लास। ठीक है, ये चीज है। तो अच्छा, इसी प्रॉक्सी क्लास को कोई बोल दिया आपसे कि पोस्ट एओपी, पोस्ट एओपी, पोस्ट मतलब अरे जब एओपी हो गया तब, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया तब, तो पोस्ट एओपी क्लास आपको क्या मिला, यही मिला ना। सो इसको भी आप क्या बोल सकते हो कि पोस्ट एओपी क्लास इज कॉल्ड प्रॉक्सी क्लास। तो कहीं इंटरव्यू में या कहीं पे टर्म यूज हो रहा हो पोस्ट एओपी, तो समझिएगा कि सब कुछ मिक्सअप होने के बाद एक क्लास का जनरेशन हुआ, जो इन मेमोरी जनरेशन हुआ, उस प्रॉक्सी क्लास को ही पोस्ट एओपी कह रहे हैं। अच्छा, एओपी होने से पहले आपका टारगेट क्लास था, तो पहले का मतलब प्री, राइट। तो प्री एओपी क्लास इज कॉल्ड टारगेट क्लास। ठीक है, तो प्री एओपी क्लास भी टारगेट क्लास को आप कह सकते हो ऐसा। ठीक है, तो प्री एओपी एंड पोस्ट एओपी हो गया। ठीक है सर, एक तो ये चीज हुई। फाइन बॉस, फाइन, लेट्स मूव अहेड नाउ। हमने आपको यहाँ तक बताया कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, ऑलमोस्ट जितने रिक्वायर्ड थे सब आपको बताया। नाउ सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देखिए, नोट, इफ यू कॉल business method on target class, then only primary logics will be executed। फाइन सर, हमें ये समझ में आ रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां प्राइमरी लॉजिक ही रहेगा, राइट। इफ यू कॉल बिजनेस मेथड ऑन प्रॉक्सी, है ना, ऑन इन मेमोरी प्रॉक्सी, ऑन इन मेमोरी generated proxy class, then both the both the primary logic, है ना, both the secondary and primary logics will be executed। अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो, क्या इस बात से अग्री कर रहे हो कि नहीं। हाँ, अरे भैया इस सेकंड वाले लाइन से अग्री करते हो, इन दोनों लाइन से। अभी पढ़ाया मैंने सब, इसका पूरा क्रक्स आपको बताया ना ऊपर। ओके, अरे क्यों ऐसा हुआ, अरे भाई क्योंकि भाई इन मेमोरी क्लास में ही तो सब कुछ आ रहा है मिक्स होके। हमारा जो टारगेट क्लास था, अगर हम डायरेक्ट उसका रेफरेंस लेकर के कॉल करेंगे तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मेथड है, उसमें तो प्राइमरी लॉजिक है, खाली प्राइमरी लॉजिक ही तो चलेगा। तो ध्यान से हमें ये देखना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से टारगेट, है ना, हमारे पास क्या है, लेट्स से एक टारगेट क्लास है। ओके, वी हैव वन target class, this is our
टारगेट क्लास एंड वेट एक ईयर। टारगेट क्लास में क्या हुआ? हैविंग टारगेट मेथड्स विथ प्राइमरी लॉजिक्स। सिर्फ यही रहेगा ना बॉस? समझ रहे हो ना? लॉजिक्स टारगेट क्लास में। देन आपके पास अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी लॉजिक्स हुए, जिनको आप एस्पेक्ट कह रहे हो या एडवाइस कह रहे हो, जो भी आपको कहने का मन है बोल सकते हो। तो मान लेते हैं एक क्लास ये है, दिस इज वन अनदर क्लास, दिस इज दिस इज सेकेंडरी लॉजिक, सेकेंडरी लॉजिक फाइन, सेकेंडरी लॉजिक ये है क्लास वन, है ना? मल्टीपल हो सकता है ना भाई, मल्टीपल लॉजिक। लेट्स से दिस इज क्लास वन, देन फाइन, मान लो कि आपके पास ये तीन अलग अलग सेकेंडरी लॉजिक हैं। दिस इज योर क्लास टू, दिस इज योर क्लास टू, दिस इज योर क्लास थ्री। ओके, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। ओके, इनमें सेकेंडरी लॉजिक है। तो इसी सेकेंडरी लॉजिक को ना एस्पेक्ट बोल रहे हैं, याद है ना? समझ में आ रहा है ना? इसी सेकेंडरी लॉजिक के तो एस्पेक्ट बोल रहे हैं। इट इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी लॉजिक, है ना? तो थोड़ा यहाँ नीचे रख दो। तो दिस इज नथिंग बट ऑल टुगेदर, इसी को क्या बोल रहे हैं? एस्पेक्ट्स। और एस्पेक्ट्स में कैसे अप्लाई करना है तो वो है एडवाइस। चलो एडवाइस बोल दो इसको, या एस्पेक्ट्स बोल लो। हियर इट इज। तो जब आपका टारगेट क्लास और ये कंप्लीट जितने भी रिक्वायर्ड जितने भी रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स हैं, इन दोनों को जोड़ो। फाइन। तो मिक्स करो। मिक्स कैसे करोगे? कब? कौन से टाइम पे? एओपी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर पे, राइट? यू हैव दिस एओपी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट, समझ रहे हो ना? एओपी इनेबल्ड, एओपी इनेबल्ड लेट्स से फ्रेमवर्क यहाँ पर है। तो जब आप अपने कोड को एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क में दोगे, ठीक है बॉस? क्या यार, कहाँ चला गया भाई? यहीं पे है। जब अपने कोड को एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क में दे रहे हो, इट इज रिटर्निंग व्हाट? और इट इज गिविंग यू व्हाट बॉस? यू जस्ट सपोज you are giving this and you are giving this together. Fine. Now ये आपको क्या दे रहा है? This is giving you in memory target class, in memory proxy class of your target class, right? कहाँ गया भाई? कहाँ गया ग्रीन कलर? हियर इट इज। इट इज गिविंग यू वन क्लास। फाइन ना बॉस? दैट इज नथिंग बट इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास, ठीक है? इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास contains target methods having both the primary plus secondary logics, राइट? इनमें सब होगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लॉजिक होगा ना? हम्म।
तो आपको मिला इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास जब आपने ये सब चीज़ें टारगेट क्लास वगैरह आपने इनेबल्ड सॉफ्टवेयर को दिया तो। ओके सर, फाइन, लेट्स टेक वन एग्जांपल। हाँ, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। देखिए, क्या देखिए, इतना हमें समझ में आया। तो आपका मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। दिस इज योर प्रोजेक्ट, लेट से। और कोई कंपनी का है या कोई यूनिवर्सिटी का है, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी मान लो। ओके, देर इज वन प्रोजेक्ट। ओके बॉस, ये प्रोजेक्ट है आपका, मान लेते हैं यूनिवर्सिटी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो हमने कहा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। दिस इज योर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी में पहले तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। इस यूनिवर्सिटी में पहले तो बहुत सारी चीज़ें आई, क्या क्या। तो एक आया रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, समझ रहे हो, कि पहले तो सब स्टूडेंट का या जिसका जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है, चलो एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाया हमने। एक एकेडमिक्स का एकेडमिक्स मॉड्यूल। एक और मॉड्यूल हो सकता है, डेट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन मॉड्यूल। एक डेटा एंट्री या, है ना, क्या बोलते हैं, अरे उसको आईटी डिपार्टमेंट जो होता है, मतलब आपके, या करेक्शन या बैंक, बैंक मॉड्यूल। अरे यूनिवर्सिटीज में बैंक वगैरह भी तो होते हैं, तो हमने कहा बैंक मॉड्यूल्स, है ना, बैंक मॉड्यूल। सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के जो होते हैं वो, है ना, उसके अंदर जो होते हैं। अच्छा, बैंक मॉड्यूल आप यहाँ से मान लो हटा भी दो अगर कंफ्यूज हो तो। और कोई बताओ यार, और क्या मॉड्यूल हो सकता है जो रेलेवेंट हो, जो ज़्यादा रेलेवेंट हो। हम्म, यूनिवर्सिटीज़ में कैफेटेरिया, कैफे कैफेटेरिया, कैफेटेरिया मॉड्यूल, और हेल्थ मॉड्यूल जो भी है। तो ध्यान से समझना कि ये एक एक प्राइमरी लॉजिक, दिस इज योर प्राइमरी लॉजिक ना। अरे ये जरूरी है ना, होना चाहिए ना आपके, ये तो रिक्वायरमेंट है 110%। तो ये सब क्या है, दीज मॉड्यूल्स आर नथिंग बट प्राइमरी लॉजिक। ठीक है, ये प्राइमरी लॉजिक, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने कहा कोई नहीं सर, अगर ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्राइमरी लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक, राइट ना, प्राइमरी लॉजिक, देन ये भी क्या है, प्राइमरी लॉजिक, एंड देन ये भी क्या है, प्राइमरी लॉजिक। हम्म, समझ रहे हो, जरूरी है ना ये चीज़ें। तो चलो, ये तो हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इस सॉफ्टवेयर में, ओके, इस सॉफ्टवेयर में लॉगिंग होगा, मान लेते हैं लॉगिंग, लॉगिंग, अरे लॉग करना, लॉग करना, बताया था ना, ऑडिट, लॉगिंग, ठीक है, यूजर एक्टिविटी, ऑडिटिंग, लॉगिंग, कोड फ्लो एग्जीक्यूशन, ये सब चीजें, ऑडिट, लॉगिंग। तो एक एस्पेक्ट आया लॉगिंग का, ध्यान से समझिएगा, लॉगिंग एस्पेक्ट, समझ गए, लॉगिंग के लिए। तो ये लॉगिंग एस्पेक्ट जो है, हम्म, ये लॉगिंग एस्पेक्ट जो है, मैं ये चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन में भी चलेगा, समझ रहे हो, अरे लॉगिंग लिखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिखेंगे। आप चाहते हो एकेडमिक्स के लिए भी अप्लाई हो, आप चाहते हो कि
एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई हो, आप चाहते हो कि कैफेटेरिया के लिए भी अप्लाई हो, तो ये करा इसको कट। बात समझ में आई? अब दिमाग खुल रहा है कुछ? क्यों पॉइंट कट, कटिंग कंसर्न्स बोल रहे हैं? अब आपके पास है ऑडिटिंग एस्पेक्ट। उसी प्रकार से तो हमने कहा ऑडिट भी हम सब के लिए करें, करना चाहते हैं। ठीक है, ऑडिट भी हम सब के लिए करना चाहते हैं इन सारे मॉड्यूल्स के लिए। तो ऑडिट विट ऑल्सो कट ऑल दिस थिंग्स एट सम पॉइंट। ओके, देन एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि लॉगिंग वगैरह भी तो जरूरी है, चेक करना यूजर वैलिड है नहीं है, क्या है, कहाँ से आया है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ओके, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, हियर, टेक इट हियर, फाइन बॉस। और अदर एस्पेक्ट्स, और भी कुछ पेमेंट या कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है, अदर एस्पेक्ट्स, अगर कुछ और रह गए या कुछ और एक्स्ट्रा आप एस्पेक्ट लगाना चाहो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी आ गए। ठीक है, तो वो भी आ गए, तो ये भी सबको कट करेंगे। ठीक है, समझ गया? दैट्स द होल पॉइंट हियर। तो अब आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को। सेकेंडरी लॉजिक्स क्या कर रहा है? दीज सेकेंडरी लॉजिक्स, सेकेंडरी लॉजिक्स, इसी को क्या बोल रहे हैं? इसी को और क्या बोलते हो आप? क्रॉस कटिंग कंसर्न्स या मिडिलवेयर सर्विसेज। क्योंकि बीच में इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑन ऑफ, इनेबल डिजेबल कर सकते हो। बात समझ में आई बॉस? हम्म, बात समझ में आई यहाँ तक? हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया भाई, सब चले क्यों गए? दो तीन लोग क्यों बच रहे हैं? हेलो, am I audible to you? Am I audible to you? Yes, all this secondary logic is cross-cutting concern. Yes, boss. All this secondary logic is cross-cutting concerns. इसी को क्या बोल रहे हो? मिडिलवेयर सर्विसेज। ठीक है, तो इन रियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, secondary logics are verticals and primary logics are horizontals. Horizontals. Moreover, moreover, क्या बोल रहा था यार, हाँ, moreover, the secondary logics will be developed for one time and will be applied on multiple, reusability कर दिया ना, समझ गए? On multiple primary logics as cross-cutting concerns or middleware services। ठीक है सर, समझ में आया क्यों बोल रहे हैं इसको? तो हम एक बार ये डेवलप करेंगे अपने एस्पेक्ट्स को, अपने सेकेंडरी लॉजिक को, और उसको सब प्राइमरी लॉजिक के ऊपर ऐसे कट कर देंगे, या उसके ऊपर एग्जीक्यूशन इसका करवा देंगे। आफ्टर वीविंग वगैरह वो सब के बाद ही होगा, लेकिन हाँ, वही होगा।
समझ गया? तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, रियल टाइम डेवलपमेंट में जो आपको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करोगे आप, उसको क्या बोलोगे? प्राइमरी लॉजिक। जो वर्टिकली एक्सपैंड करोगे उसको बोलोगे सेकेंडरी लॉजिक। ठीक है सर? तो हमें इतना कुछ समझ में आया। ओके फाइन। और देखिए एक चीज और मैं यहाँ से बना ही देता हूँ, एक और डायग्राम। ठीक है? जैसे जैसे मान लो कि आपका टारगेट क्लास है। ओके। जस्ट मैं एक रफ आर्किटेक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, समझना। दिस इज योर टारगेट क्लास। टारगेट क्लास। अब देखो ज्वाइन पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? पढ़ो, ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट। वेयर वी कैन अप्लाई, है ना? वेयर वी कैन अप्लाई, मतलब कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, दिस इज, सपोज करो कि ये मेथड है। दिस इज, ये सपोज करो कि मेथड्स है आपके टारगेट क्लास में। ठीक है? ऐसा समझिए कि हमारे टारगेट क्लास में ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन पॉइंट्स। दिस इज ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट्स, ज्वाइन पॉइंट्स। समझ जाओगे अब तो, है ना, पिंक कलर से। दिस इज योर ज्वाइन पॉइंट। तो मान लेते हैं कि हमें एक एस्पेक्ट है जो, सपोज करो कि ये जो मेथड है, ये मेथड है, पहले तो ये टारगेट क्लास है। दिस होल टुगेदर इज योर टारगेट क्लास। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई इट हियर। दिस होल टुगेदर इज योर टारगेट क्लास डायग्राम। फाइन बॉस। इसमें आपके अलग अलग ज्वाइन पॉइंट्स है जहां पर अप्लाई हो सकता है एस्पेक्ट्स। क्या अप्लाई हो सकते हैं बॉस? एस्पेक्ट्स ना। तो मान लेते हैं कि कोई सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। चलो मान लेते हैं कि एस्पेक्ट वन, मतलब सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ओके, पूरा ना लिख करके मैं एस्पेक्ट वन या टू लिख दे रहा हूँ। एस्पेक्ट टू। ओके, या एडवाइस, एडवाइस वन, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, एडवाइस वन। कुछ भी बोल लो, आपको जो बोलने का मन है इसको वो बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एडवाइस है। तो ऐसा है कि इस पर, समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। इस मेथड पर मान लो ये विड्रॉ है, फर्स्ट वन। ठीक है? या ये मेथड विड्रॉ है, सेकंड वन। तो होगा क्या बॉस कि इस मेथड पर अगर आपको सिक्योरिटी लगाना है, सेकेंडरी लॉजिक लगाना है सिक्योरिटी का, तो एस्पेक्ट वन में लिखा हुआ है, एडवाइस वन में लिखा हुआ है। तो हमने कहा चलो जी, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसको लगाना है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉगिंग भी लगाओ और ऑडिटिंग भी लगाओ? चलो एक ले लेते हैं कि मुझे लॉगिंग भी करवाना, लॉगिंग लॉगिंग। तो उसके लिए अलग एस्पेक्ट बनाएंगे ना। और एस्पेक्ट नंबर टू, एडवाइस नंबर टू, उसके लिए अलग एस्पेक्ट या एडवाइस बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे लॉगिंग का कोड और सिक्योरिटी का कोड अलग अलग लिखेंगे ना। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो मेथड है विथड्रॉ का, इस पे दोनों परफॉर्म हो। अब बात समझ में आई कि एस्पेक्ट वन भी परफॉर्म हो, एस्पेक्ट टू भी। राइट? ऐसे, ऐसे, ये दोनों परफॉर्म हो। तो जब ये परफॉर्म होने आएगा और ये परफॉर्म होने आएगा, तो बीच में ये मिलेंगे। ठीक है? अब ये दोनों, है ना, एक पॉइंट पे कट हो रहा है,
You just see here, collection of join points, collection of join points, राइट। तो यहां पे एक कलेक्शन बन रहा है। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट कलेक्शन ऑफ ज्वाइन पॉइंट्स, यहां पे एक कलेक्शन बन रहा है दो एस्पेक्ट्स का। तो ये क्या हो गया, पॉइंट कट वन। बात समझ में आई? हम्म। पॉइंट कट क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ ज्वाइन पॉइंट्स वेयर द एस्पेक्ट्स आर एडवाइज्ड। समझ गया, पॉइंट कट। अच्छा, एक और है, लेट्स से, यस ओके चलो ग्रेट। एक और है, यू हैव एस्पेक्ट थ्री कॉमा एडवाइस थ्री, एस्पेक्ट थ्री को स्लैश एडवाइस थ्री, जो भी बोल लो, यू हैव वन अनदर एस्पेक्ट एज वेल। ये मान लो ऑडिटिंग का है, अगेन अनदर। तो मुझे एक ही एस्पेक्ट को इस पे भी अप्लाई करना है और इस पे भी अप्लाई करना है। समझ गया? तो ये यहाँ तो अप्लाई हो ही जाएगा, समझ रहे हो, दोनों मेथड पे। एक और ज्वाइन पॉइंट पे, पर इसके पास सिर्फ एक ही है ना कलेक्शन, तो फिर भी अरे भाई, मान लो एक टोकरी में एक ही आम है, फिर भी टोकरी तो है। एक कलेक्शन में एक ही आपका, एक ही ज्वाइन पॉइंट है। इस पॉइंट कट में दो ज्वाइन पॉइंट्स हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ ज्वाइन पॉइंट्स, राइट। ज्वाइन पॉइंट्स क्या है, पॉसिबल प्लेसेज। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, पॉइंट कट टू, ठीक है, पॉइंट कट थ्री, ये सब चीजें हो सकती हैं। समझ गए कि नहीं? और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, वीविंग होगा। वीविंग होने के बाद आपको क्या मिला, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास ना बॉस। तो ये सब चीज आफ्टर द वीविंग, ये सब चीज हुआ, एंड देन यू आर गेटिंग वन, यू आर गेटिंग वन, है ना, वो भी कब, जब आपने ये सब चीज अपने फ्रेमवर्क को दिया, जिसमें कि एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क था तब, एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क, ओके। और सॉफ्टवेयर, तो ये इसने आपको क्या बना करके दिया वीव करने के बाद, वन, है ना बॉस। इसने आपको दिया इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास, इसने आपको दिया एक इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या मिले आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या मिला, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मेथड्स मिले, जिनमें क्या है, ये ओवर रिडन मेथड्स हैं, ठीक है, ये ओवर रिडन मेथड्स हैं। इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास क्या होगा, इट इज द सब क्लास ऑफ टारगेट क्लास, ओके, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट, ये क्या है आपका, ये आपका है वो वाला मेथड जो ओवरराइड हुआ प्रॉक्सी क्लास में। समझ गया ना? तो ओवर रीडन मेथड ऑफ प्रॉक्सी क्लास, वेयर
both the primary logics and secondary logics are present। अब यहां पर दोनों प्रेजेंट हैं। समझ गए? यही हुआ ना बॉस? समझा दिया ना आपको अच्छे से? एडवाइस, सस्पेक्ट, ज्वाइन पॉइंट्स, पॉइंट कट्स, समझ गए कि नहीं बोलो? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी, बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी हुआ खाली। सो हम मिलते हैं आपसे कल। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होगा। लास्ट पार्ट ओवर रीडिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास किसका बनता है? यू डोंट नो? अरे यार, इनहेरिटेंस नहीं पता? यहाँ इतनी टाइम से तो मैं बता रहा हूँ यार। प्रॉक्सी क्लास किसका बनेगा? टारगेट क्लास का, यस। तो टारगेट क्लास का प्रॉक्सी यहाँ बनाया तो था यार, कहाँ ध्यान रहता है? ये देखिए, आप यहाँ देखिए, देखिए 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 देखिए। प्लीज सी दिस। ये लिखा तो था मैंने, प्रॉक्सी एक्सटेंड्स बैंक सर्विस आईएमपीएल। तो इस बैंक सर्विस में ये मेथड कहाँ से आया? कहाँ से आया ये मेथड? अरे बैंक सर्विस से इनहेरिट होके, ओवरराइड होके, ड्यू टू इनहेरिटेंस। समझ गए? तो ये वही मेथड्स है ना, जहां पर प्रॉक्सी क्लास जनरेट हुआ, तो उनमें क्या होगा? प्राइमरी लॉजिक भी और सेकेंडरी लॉजिक भी। समझ में आया मनीष? ओके, सो दो क्लास होगी। हाँ, क्लास दो होगी। एक आप लिखोगे, एक CGLIB लाइब्रेरी से जनरेट होगा, जो कि इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास हो गया। चलिए, और कोई डाउट? नहीं है तो हम मिलेंगे कल आपसे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर्स। नहीं भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर्स कैसे हो गए? डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या हो गया? मिडिल वेयर्स, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट। अरे थर्ड पार्टी, डोंट इंक्लूड दैट, डोंट इंक्लूड दैट, डोंट लूज योर फोकस। पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो। देखो, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी आएंगे। आई विल इंट्रोड्यूस टू मच न्यू थिंग्स इन एओपी। मिडिलवेयर सर्विस इन एनी, हाउ टू आइडेंटिफाई विच थिंग्स आर सेकेंडरी सर। भाई, हमने आपको बहुत बार बता दिया, प्लीज यूज योर ब्रेन इन एनी प्रोजेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई हमने आपको बताया बहुत बार। हम डे वन से आपको बताते आ रहे हैं एओपी के। इट्स वेरी इजी। प्लीज रीवॉच द रिकॉर्डिंग्स, रीवॉच द रिकॉर्डिंग्स। बार बार एक ही चीज का मैं जवाब नहीं दे सकता ना यार। सेकेंडरी सर्विसेज, और आपको कितना बार मैं बताऊं? यहाँ पे हमने लिखा, आपको बताया कि भाई सेकेंडरी, सेकेंडरी लॉजिक्स वो होता है। कहाँ रहते हो आप? देखो, देखो जाकर के, खोलो नोट्स, खोलो पिछला वाला। उसमें लिखा हुआ है कि नहीं साफ साफ? सेकेंडरी लॉजिक वो होता है जो, जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। लॉगिंग, ऑडिटिंग, इसके बिना क्या काम नहीं चलेगा? तो आपके प्रोजेक्ट में ये डालना है कि नहीं डालना है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा ना बॉस। ट्राई टू रिवॉज योर, रिवॉज द ओल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्रीवियस क्लास। Already told you how to identify the secondary service. This is very easy. Already हमने आपको समझा दिया मनीष, प्लीज। डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज क्लास? प्लीज वो रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें हमने आपको आज भी बताया आपको, पहले शुरू शुरू में ही बताया कि सेकेंडरी लॉजिक ये होता है, प्राइमरी लॉजिक ये होता है। हाउ टू, व्हाट टू आइडेंटिफाई, यार यार यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपको खुद पता चल जाएगा। ये रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं है। ऑडिटिंग, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये सब के बिना भी तो सर्विस दिया जा सकता है ना यूजर को। तो आप रखो या ना रखो, आपकी चॉइस है। रखोगे, स्केलेबल बनाने में, अच्छे बनाने में, एनालाइज करने में कल को काम आएगा। नहीं रखोगे, कोई बात नहीं, फिर भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, फिर भी ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर आएंगे आपके फूड डिलीवरी ऐप में।
चलो, आई होप सो यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अरे यार, व्हाट अदर, यही सब तो अदर होते हैं भाई, दीज आर रियल टाइम थिंग्स। प्लीज आप दोबारा से देखिए 10-15 मिनट, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो। डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू टूजेट क्लास? बताओ भाई, आज आज की क्लास से इंफॉर्मेशन कुछ और, कुछ दिक्कत? हमने बार बार आपको बताया, ये लॉजिक सर्विस इस तरीके के होंगे। अब ये आपको डिफाइन करना है खुद कि कौन मेरे प्रोजेक्ट का प्राइमरी है, कौन मेरे प्रोजेक्ट, यही तो प्रोग्रामर का काम है। फिर प्रोग्रामर बन किस बात कर रहे हो, राइट? यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एज ए प्रोग्रामर ये चीज, दिस सर्विस इज माई प्राइमरी, दिस सर्विस इज माई सेकेंडरी। आप और क्लाइंट दोनों मिलकर के बैठोगे अपने ऐप पे, तय करोगे, डिस्कस करोगे, प्रोजेक्ट एनालाइज होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बनेगा उसका, ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये सब चीजें। खैर, एनीवेज, और कुछ दिक्कत है तो बताइए आज क्लास से रिलेटेड, अदरवाइज लेट्स सी यू टुमारो गाइज। और दिक्कत है सुधीन, विपिन, कुछ प्रॉब्लम, एनी डाउट? क्लियर, फाइन, थैंक यू सो मच देन। आई थिंक फॉर टुडे इट्स टू मच। मिलते हैं कल आपसे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। चलो यार, बाय। बाय ना, दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।